Dear students, welcome to Anand English Classes, only YouTube channel that provides complete satisfaction and develops interest towards English. Dear students, lots of blessings. Hope you enjoy my videos. Today we are going to start a new chapter, chapter number 4 from the diary of Annie Frank. You will find this chapter in your first flight book. In this video, I am going to narrate the summary of this lesson. Hope you will like it. If any one of you is new to my channel, it is my humble request, subscribe it, like it and share it. तो आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। लेसन को पढ़ने से पहले आइए एनी फ्रैंक के बारे में कुछ जान ले। एनी फ्रैंक का पूरा नाम एनालिस मैरी एनी फ्रैंक था। मैं रिपीट कर रहा हूं, एनालिस मैरी एनी फ्रैंक, जिसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि मृत्यु उसकी फरवरी में हुई थी या मार्च में। कुछ जानकारों का कहना है कि उसकी मृत्यु फरवरी 1945 को हुई थी और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, यह मार्च का महीना था। चाहे जो भी हो, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पूरा नाम एनी फ्रैंक का एनालिस मैरी एनी फ्रैंक था और जन्म 12 जून 1929 को हुई थी, मृत्यु फरवरी या मार्च 1945 को। वह एक जर्मन थी और यहूदी थी। यहूदी इंग्लिश में जेविस कहते हैं। ऐसा हुआ कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुआ तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में नीदरलैंड पर जर्मन्स का कब्जा हो गया और जर्मन्स ने जेविस लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इस अत्याचार से डरकर जेविस लोग या तो भाग गए या फिर यहाँ वहाँ छिप गए। इसी भागम भाग में एनी फ्रैंक भी अपने परिवार के साथ एम्स्टर्डम में जा छिपी और एम्स्टर्डम में ही उसने अपनी परिवार की बातें, अपने बारे में और उस युद्ध के बारे में लिखा। उसका परिवार एम्स्टर्डम में तब आया जब नाजी तो आपको पता ही है, जर्मन में हुआ करता था पार्टी, जिसके हेड कौन थे? हिटलर। तो जब नाजी पावर में आए जर्मनी में, लेकिन जब नाजी पावर में आए, सत्ता में आए, तो नाजियों ने नीदरलैंड पर भी अपना कब्जा जमाया और दिन प्रतिदिन जेविस लोगों के प्रति उनका अत्याचार बढ़ता ही गया। और यह जुलाई का महीना था 1942। वर्ष 1942 में जुलाई के महीने में एनी फ्रैंक चली गई अपने पिता ओटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में छिपने के लिए विथ होल फैमिली। और 1-2 दिन नहीं या 1-2 महीने नहीं, पूरे के पूरे 2 वर्षों तक यह परिवार वहां छिपा रहा। लेकिन बाद में किसी धोखेबाज ने इनकी जानकारी नाजियों को दे दी और इन्हें कंसंट्रेशन कैंप, आपको पता ही है, इसे यातना केंद्र भी कहते हैं, और उस कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया और वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। एनी फ्रैंक की मृत्यु हो गई, इनकी सिस्टर मार्गोट फ्रैंक की मृत्यु हो गई। एक एक करके परिवार के सभी लोग मर गए। अगर बचे तो सौभाग्य से इनके पिता ओटो फ्रैंक बच गए। और जब युद्ध खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो पिता पुनः वापस आए और उन्हें अपनी बेटी की लिखी हुई एक डायरी मिली। और उन्होंने जब डायरी पढ़ी तो उन्हें लगा कि
यह एक यूनिक रिकॉर्ड है और उन्होंने इसे इंग्लिश में छपवाया इस डायरी को। इसे नाम दिया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और वास्तव में अगर पूछा जाए तो यह डायरी एनी फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन के अवसर पर 12 जून 1942 को दिया गया था। उस दिन से उसने लिखना शुरू किया और अंतिम प्रविष्टि मतलब एंट्री जो आप देखेंगे, अंतिम पेज जहां पर उसने लिखना छोड़ दिया, वहां लिखा है 1 अगस्त 1944। दूसरी बात जो याद रखनी है, 12 जून 1942 को शुरू किया उसने लिखना है और बंद किया 1 अगस्त 1944 को। और आगे चल के तो कई भाषाओं में इस किताब, जो कि वास्तव में एक डायरी थी, को अनेकों भाषाओं में प्रकाशित किया गया। लोगों ने बहुत चाहा, पढ़ा और इस पर थिएटर्स बने, टेलीविज़न पर इसे प्रसारित किया गया। और ये जो डायरी है, इस डायरी में आप देखेंगे कि उस यातना भरे दिन को कैसे यहूदी लोग बिताते थे, किस प्रकार से नाजी अत्याचार करते थे जेविस लोगों पर। और आगे हम पढ़ते हैं, हॉलोकॉस्ट विक्टिम आपको पता चलेगा। हॉलोकॉस्ट विक्टिम कहते हैं हृदय रोग से पीड़ित होकर मरने वाले लोगों को हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स कहते हैं। तो उसके लिखे डायरी के कई पन्नों में से कुछ पन्ने यहां दिए गए हैं। वो खुद भी स्वीकार करती है कि मेरी जैसी एक छोटी सी लड़की डायरी लिखे, सिर्फ 13 साल की एक लड़की डायरी लिखे, यह बड़ा अद्भुत है, बड़ा अजीब है, बड़ा स्ट्रेंज है। हाँ सही है ना, क्योंकि डायरी और स्कूल के स्टूडेंट नहीं ना, शायद ही आप में से कोई पर्सनल डायरी लिखता हो। तो वो कहती है कि डायरी लिखना बड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी नहीं लिखा, कभी ना कभी तो मैंने लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि 13 साल की मैं स्कूल की लड़की, मैं जो लिखूंगी उसे भला कौन पढ़ेगा। शायद मैं भी बाद में नहीं पढ़ूं। और इस समय लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है और मुझे लगता है कि मैं जब डायरी लिखती हूं तो मेरे मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे छाती से बोझ उतर गया हो, मेरे मन मस्तिष्क से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। वो कहती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। लोगों के पास अधिक धैर्य है। नहीं, सुनिए फिर से, इसलिए मैंने 2 बार कहा पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर के पास, कागज के पास लोगों की तुलना में अधिक धैर्य होता है। और वास्तविक बात है, आप किसी भी मित्र को लेकर बैठ जाएं और उससे अपनी कहानी सुनाने लगे, लंबी कहानी सुनकर वो ऊब जाएगा और कहेगा सॉरी फ्रेंड, आई हैव सम वर्क, आई हैव टू गो। लेकिन आप एक पेज लें और मन की बातें जितनी लिखनी है लिखिए ना, पूरी कॉपी आप भर दीजिए। कभी कॉपी आपसे नहीं कहेगा भाई अब छोड़ दे, बहुत हो गया। भले ही आप थक जाए, वो नहीं थकेगा। वो कहती है कि घर में रहना और बोर फील करना, कहाँ जाऊं नहीं जाऊं यह महसूस करना, उससे अच्छा था कि मैं अपने डिप्रेशन को कम करूं। और डिप्रेशन कम करने का मेरा तरीका क्या था कि मैं लिखना शुरू कर देती थी। और जब मैं लिखती थी तो मुझे नहीं लगता था कि मैं डायरी लिख रही हूं। मैंने कभी डायरी को डायरी की तरह लिया ही नहीं। मैंने तो उसे एक रियल फ्रेंड माना। क्या फर्क पड़ता है, किसी दोस्त से कहिए कोई बात या डायरी को दोस्त बना लीजिए, बस फर्क यह है रियल डायरी, रियल फ्रेंड और डायरी में
कि रियल फ्रेंड जवाब सवाल करता है, डायरी कोई जवाब सवाल नहीं। और इसी बात ने मुझे हमेशा डायरी लिखने को प्रेरित किया। मैं लिखती गई। आइए मैं बताऊं आपको कि 13 साल की एक लड़की, कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस बड़ी पूरी दुनिया में अकेले थी। नहीं, मैं भी मानती हूं कि मैं अकेली नहीं। मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं, 16 इयर्स ओल्ड सिस्टर है और लगभग 30 पीपल हैं जिन्हें मैं अपना फ्रेंड कह सकती हूँ। मेरे पास एक फैमिली है, लविंग आंट्स हैं और एक अच्छा खासा घर भी है। लेकिन पता है आपको, इतने लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मैं ट्रू फ्रेंड कह सकूं। मुझे लगता है कि जब मैं दोस्तों के साथ होती हूं तो मेरा समय अच्छा गुजरता है। मुझे पता नहीं क्यों आलतू फालतू बातें करनी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जो मेरे बहुत करीब हो, जिससे मैं अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकूं। हो सकता है कि मेरी गलती हो कि मैं किसी पर कन्फाइड नहीं करती हूं, मतलब विश्वास नहीं करती हूं। जो भी हो, दुर्भाग्यवश कोई ऐसा नहीं है जिस पर मैं विश्वास कर सकूं, अपना ट्रू फ्रेंड कह सकूं। इसीलिए इसीलिए तो उस डायरी को मैंने अपना ट्रू फ्रेंड बना लिया। मैंने अपने उस डायरी मित्र का नाम रखा किट्टी, KITTY। मैं डायरी में जो सो नहीं लिखना चाहती थी। मैं बस डायरी को अपना मित्र समझकर, किट्टी मित्र समझकर अपने मन की बात कहना चाहती थी। हालांकि ये मेरे जीवन का स्केच है, मेरे जीवन की कथा है। और किट्टी के अलावा मैं किसी को इसमें आने देना नहीं चाहती। आइए मैं अपने पापा की बात करूं। मेरे पापा बड़े प्यारे हैं, एडोरेबल हैं, बड़े प्यारे हैं। इतने प्यारे कि शायद ही इतना प्यारा पिता किसी को मिला हो। पता है आपको, जब तक मेरे पिता की उम्र 36 नहीं हो गई और मम्मी की उम्र 25 नहीं हो गई, पापा ने शादी नहीं की। दीदी के बारे में बताऊं आपको। मेरी दीदी का नाम मार्गोट। उसका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। किस साल? 1926 में। याद रहेगा आपको। सिस्टर मार्गोट, जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। मैं फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई। मेरे पिता हॉलैंड चले आए 1933 में। मेरी मां, जिनका पूरा नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, सुना आपने? फिर से कहती हूं, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। उनके साथ ही, पिता के साथ ही हॉलैंड आ गई सितंबर में। जबकि मार्गोट और मैं आछेन नामक स्थान पर अपनी दादी माँ के साथ रह गए। आछेन नाम के स्थान पर अपने दादी माँ के साथ रहे। फिर मार्गोट भी चली गई मुझे छोड़कर दादी माँ के साथ दिसंबर में। फिर अगले साल फरवरी में मैं भी गई और मुझे मार्गोट के बर्थडे पर एज ए गिफ्ट प्रेजेंट किया गया। मार्गोट बहुत खुश हो गई मुझे देखकर। पढ़ाई लिखाई की बात मैं बताऊं आपको। मेरी पढ़ाई लिखाई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में हुई। जब तक मैं 6 साल की थी, मैं पहली कक्षा में थी। जब मैं 6th क्लास में पहुंची तो मेरी टीचर
मिसेस कुपेरस जो कि हेडमिस्ट्रेस भी थी। साल के अंत में जब मुझे स्कूल से विदा करने लगी, जब फेयरवेल होने लगा, तो उनके आंसू रुके जा रहे थे। 1941 का साल था, गर्मी का मौसम। दादी माँ बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन होना था। अब ऐसे में भला मेरा बर्थडे कैसे मनता? मेरा बर्थडे बिना किसी सेलिब्रेशन का मना। हाँ, लिटिल सेलिब्रेशन हुआ, थोड़ा सा सेलिब्रेशन, ताकि मेरा मन रह जाए। लेकिन दादी माँ को बचाया नहीं जा सका। जनवरी 1942 को दादी माँ चल बसी। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता मैं अपनी दादी माँ से कितना प्यार करती थी और कितना प्यार करती हूं। और फिर 1942 में मेरा बर्थडे मना। मेरे बर्थडे में बाकी कैंडल्स के साथ एक और कैंडल लगाया गया था दादी माँ के लिए, उनकी याद में। हम चारों अब भी अच्छे हैं। आज 20 जून 1942 है, अब तक अच्छे हैं। और मेरा सारा डेडिकेशन मैं समर्पित करती हूँ, अपना सब कुछ, अपना अकेलापन अपने प्रिय मित्र किट्टी डायरी को। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं वीडियो 2 लेकर आऊँगा, कहानी को आगे बढ़ाऊँगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। फिर से वही रिक्वेस्ट, अब तक अगर आपने शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।